हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि हमने ऑलरेडी सेकंड लेसन 10th स्टैंडर्ड का स्टार्ट किया हुआ था और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 4। इसका मतलब ऑलरेडी 3 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं इस लेसन के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। हम लोग ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि एनर्जी का सिंथेसिस कैसे होता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत होती है ना, वो एनर्जी कैसे कैसे फॉर्म होती है हमारे बॉडी में, वो हमने सारी चीजें डिस्कस की हुई है लास्ट लेक्चर्स में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस के बारे में, जिसका नाम है सेल डिवीजन। ठीक है, अब सेल डिवीजन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्यों है वो हम लोग को जानना है। देखो, आपके आसपास जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखते हो, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक से ज्यादा सेल है। जैसे हमारे पास भी अराउंड एक ह्यूमन में कितने सेल्स होते हैं? 30 to 90 बिलियन सेल्स। कितने? 30 to 90 बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जरूरी है, जिसका नाम है सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो एक सेल से दूसरा सेल कभी भी फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए सेल डिवीजन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो आज हम लोग को इस लेक्चर में यही सारी चीजें डिस्कस करनी है कि सेल डिवीजन आखिरकार कैसे होता है और किन किन सेल्स में किस किस टाइप से सेल डिवीजन होता है। जनरली 2 टाइप के सेल डिवीजन हम लोग पढ़ने वाले इस लेसन में, एक है माइटोसिस और एक है मियोसिस। क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और तो और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करते रहे। जैसे आपको कोई डाउट है मेरे सेशंस में, ठीक है, जब आप मेरा सेशन देख रहे हो, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्ट आके वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बातें करते रहते हैं वहां पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन जानना है कि आखिरकार सेल डिवीजन होता क्या है। ठीक है, सेल डिवीजन होता क्या है। तो देखो, एक सिंगल सा सेल फॉर्म हुआ है, वो सेल्स आगे चल के 2 सेल में डिवाइड होगा। ठीक है, ध्यान दो, एक सिंगल सा सेल फॉर्म हुआ है, अब ये सेल आगे चल के कितने सेल में फॉर्म डिवाइड होगा? 2 सेल में डिवाइड होगा। तो एक सेल से आगे चल के कितने सेल बन रहे हैं? 2 सेल बन रहे हैं। जनरल से इसी एक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग ऊपर से देखें तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कितने टाइप्स के होते हैं? सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो आपको पता होना चाहिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। माइटोसिस किस चिड़िया का नाम है और मियोसिस किस चिड़िया का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, हमारे बॉडी में जनरली 3 टाइप के सेल्स मिलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर कितने टाइप के सेल्स मिलते हैं? जनरली 3 टाइप के सेल्स मिलते हैं। एक होता है जर्म सेल। जर्म सेल मतलब क्या? जर्म सेल्स वो सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा आपने सुना होगा ना कि मेल के अंदर आगे चल के मेल गैमेट बनता है, फीमेल के अंदर आगे चल के फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। तो जितने भी गैमीट का फॉर्मेशन होते हैं, जितने भी गैमीट का सिंथेसिस होता है, वो सारे के सारे सिंथेसिस कौन करते हैं? जर्म सेल करते हैं। ठीक है, फिर एक और सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्टेम सेल। अब स्टेम सेल्स के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, स्टेम सेल्स के पास, कि वो आगे चल के एक सेल से एक पूरा का पूरा ऑर्गन प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब एक सेल के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है सेल डिवीजन करने की, इतनी ज्यादा नंबर ऑफ सेल डिवीजन वो कर सकता है कि एक सेल आगे चल के एक पूरा का पूरा ऑर्गन फॉर्म कर दे। एक ऑर्गन कैसे फॉर्म होता है? पहले सेल से आगे चले क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से आगे चले क्या बनेगा? आगे ऑर्गन बनेगा। तो इन स्टेम सेल्स के पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है कि ये आगे चल के एक सेल से पूरा का पूरा ऑर्गन फॉर्म कर दे। तो अभी मैंने कितनी सेल्स बताया? एक जर्म सेल के बारे में बताया, एक होता है स्टेम सेल्स। इन दोनों को छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, किसको? जर्म सेल को और स्टेम सेल्स को छोड़ के हमारे बॉडी में जितने भी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, उसे हम लोग कहते हैं सोमैटिक सेल। व्हाट वी कॉल इट एज अ सोमैटिक सेल। तो हमें पता होना चाहिए कि माइटोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है, और कौन से सेल्स के अंदर माइटोसिस चलने लग रही है और कौन से सेल्स के अंदर मियोसिस चलने लग रही है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि फॉर एग्जांपल कभी आपको चोट लगी, ठीक है, आपके हाथ पे कभी स्क्रैच पड़ गया, तो वहां पे आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद एक वापस न्यू सेल्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, वापस क्या हो जाते हैं? एक न्यू सेल्स ग्रो हो जाते हैं। तो क्या वो जो न्यू सेल्स ग्रो हुए हैं वो आपके बाकी के बॉडी के सेल्स से डिफरेंट है? बिल्कुल भी नहीं, सेम टू सेम सेल्स फॉर्म हुए। इसका मतलब अगर एक ह्यूमन के बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। तो जो न्यू सेल्स फॉर्म हुए हैं ना, क्या उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे या उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कम हो जाएगा? ठीक है, उनके अंदर भी कितने सेल्स होंगे? 46 क्रोमोसोम ही होंगे, क्योंकि वो भी सेल्स आपके बॉडी के सारे के जितने सेल्स होंगे उनसे रिजेंबल करते हैं। इतनी बातें क्लियर है? तो अगर यहां पे देखो, एक सेल्स था 46, इससे इसके अंदर सेल डिवीजन हुआ और इससे आगे चल के 2 सेल बने,
और इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम होगा, ठीक है, इसके अंदर भी जो क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, वो भी कितना होगा, 46 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे। कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स में प्रेजेंट रहते हैं हमेशा, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 पेयर, ठीक है। कुछ कुछ बुक्स में इसे 2n लिखा होता है। 2n मतलब क्या, n इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 2n मतलब यहां पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, यानी ये डिप्लॉइडी कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, डिप्लॉइडी कंडीशन है। तो जब डिप्लॉइडी कंडीशन में ऐसे सेल्स के अंदर सेल डिवीजन होता है, ठीक है, ऐसे सेल्स के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, और इससे आगे चल के भी ऐसे सेल्स बनेंगे जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। ऐसे सेल डिवीजन को, जिनके अंदर क्रोमोसोम का सेल डिवीजन नहीं होता, ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस। समझ में ये बात, माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि सेल डिवीजन होगा लेकिन क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए माइटोसिस का एक और नाम है, माइटोसिस को ही इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। माइटोसिस को ही इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। इक्वेशनल डिवीजन क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर चेंज नहीं हो रहे, क्रोमोसोम के नंबर इक्वली प्रेजेंट है, जितने पेरेंट सेल के अंदर प्रेजेंट है उतने ही आगे चल के डॉटर सेल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन। इतनी बातें क्लियर है, मतलब अगर 2n में डिवीजन होगा तो जो सेल्स बनेंगे डॉटर सेल, ये भी क्या होंगे 2n और ये भी क्या होगा 2n। ऐसे सेल डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। किसके किसके अंदर देखने मिलता है माइटोसिस, माइटोसिस हम लोग को स्टेम सेल के अंदर देखने मिलता है और सोमैटिक सेल के अंदर देखने मिलता है। आपके बॉडी के अंदर जितने भी सोमैटिक सेल है और जितने भी स्टेम सेल है, सबके अंदर क्या देखने मिलेगा, माइटोसिस देखने मिलेगा, ठीक है। बचा एक जर्म सेल, अब जर्म सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होगी, ठीक है, जर्म सेल के अंदर माइटोसिस नहीं होगी, जर्म सेल के अंदर होता है मियोसिस। अब मियोसिस का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ये वाला पोर्शन में मिटा देता हूं, चलो ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूं। अब हम लोग समझेंगे कि मियोसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बोला था कि एक ह्यूमन के अंदर टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, मतलब 23 पेयर में प्रेजेंट है। तो यहां मैं एक सेल बनाता हूं जिसके अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है। पेयर मतलब समझते हो ना, क्रोमोसोम हमेशा ऐसे प्रेजेंट होते हैं, एक क्रोमोसोम यहां पे और साथ ही दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। इसके बाजू वाला जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है उसे होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, 2n क्रोमोसोम। अभी मैंने आपको बताया, जिसे हम लोग डिप्लॉइडी भी कहते हैं, डिप्लॉइडी कंडीशन। अब इसके अंदर जब सेल डिवीजन होगा, ठीक है, इसके अंदर जब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। अब यहां पे सेल डिवीजन में क्रोमोसोम के नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ। कितने हो जाते हैं, रिड्यूस टू हाफ। मतलब इसके अंदर अगर 23 पेयर्स है, ठीक है, इसके अंदर 23 पेयर्स है, तो एक पेयर 23 का एक पेयर उठ के इन सेल के पास आ जाएगा और दूसरा पेयर उठ के दूसरे सेल्स के पास आ जाएगा। मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम थे, 46 क्रोमोसोम थे, ठीक है, जिसमें 23 पेयर्स में थे, मतलब 23 साइड साइड प्रेजेंट है। तो एक पेयर उठ के दूसरे सेल्स में चला जाएगा और एक पेयर उठ के दूसरे सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो सेल्स बने, यहां पे इसके अंदर कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे, सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे। कितने, सिर्फ और सिर्फ 23। यहां पे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम थे, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने क्रोमोसोम्स रह गए, 23। अब यहां पे 2n थे, मतलब ये क्या हो गए, हैप्लॉइड। ये क्या हो गए, हैप्लॉइड, मतलब इनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है, सिंगल लेन में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। मतलब यहां पे क्रोमोसोम का नंबर कम हो गया है, ठीक है, यहां पे क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। मियोसिस को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब क्या, कि यहां पे जो क्रोमोसोम के नंबर है ना, यहां पे जो क्रोमोसोम के नंबर है वो क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। कितने रिड्यूस हो रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ, ठीक है। ये क्या हो जा रहे हैं, आधे हो जा रहे हैं क्रोमोसोम के नंबर। तो क्या मैंने बोला, यहां पे अगर 2n क्रोमोसोम्स होंगे, अगर पेरेंट बॉडी के पास, ये पेरेंट सेल है, तो अगर पेरेंट सेल के पास 2n क्रोमोसोम होंगे, तो जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे आगे चल के, उनके अंदर n और n क्रोमोसोम ही सिर्फ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पे हम लोग को दो चीजें समझ में आ गई, दो प्रोसेस समझ में आ गया, जिसका कौन कौन से प्रोसेस, एक था माइटोसिस, जिसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, और मियोसिस जिसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। अब मियोसिस सिर्फ और सिर्फ हमें कौन से सेल के अंदर देखने मिलती है, जर्म सेल के अंदर देखने मिलती है। हमारे बॉडी के अंदर जो जर्म सेल है, जर्म सेल मतलब मैंने क्या बताया कि जो आगे चल के गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, जो आगे चले किसका फॉर्मेशन करते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें मियोसिस देखने मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है,
थोड़ा सा समझ लो आप। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल की बॉडी है और एक फीमेल की बॉडी है, ठीक है, एक मेल की बॉडी और एक फीमेल की बॉडी है। तो मेल का जो बॉडी है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल की बॉडी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी। तो जब ये गैमेट प्रोड्यूस करेंगे मेल, जब मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा तो वो एक हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करेगा। क्यों हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस कर रहा है भैया? क्योंकि वो मियोसिस कर रहा है, ठीक है। कभी भी जर्म सेल्स क्या करते हैं? हमेशा मियोसिस करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के लिए वो लोग मियोसिस करते हैं। तो हमेशा एक मेल हम खुद 2n है, ठीक है, मेल क्या है? खुद 2n है, खुद डिप्लॉयड है, लेकिन वो क्या फॉर्म कर रहा है? गैमेट हैप्लॉइड फॉर्म कर रहा है। और सेम टू सेम फीमेल भी, फीमेल खुद डिप्लॉयड है लेकिन जो गैमेट फॉर्म कर रही है वो क्या है? हैप्लॉइड है। तो जब इनका गैमेट आपस में फ्यूज होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन मतलब पढ़ा होगा आप लोग ने कि जब एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आगे चले क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये वाला मेल गैमेट, ये वाला मेल गैमेट फ्यूज जाएगा और यहाँ पे एक सिंगल सेल बनेगा। तो ये वाला n था, ये वाला भी क्या था? n था। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेल बनेगा ये भी क्या हो जाएगा? 2n, ठीक है, यहाँ पे भी सेल क्या हो जाएगा? 2n। और इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोट। अब ये सेल के अंदर कंटिन्यू डिविजन्स आते रहेंगे, ठीक है, और ये एक नॉर्मल सा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा एक नया सा ऑर्गेनिज्म। दिख रहा है? तो अगर मुझे प्लॉइडी लेवल सेम रखनी, जैसे मेरे अंदर 2n क्रोमोसोम है, ठीक है, तो मेरे पापा के अंदर भी 2n क्रोमोसोम्स होंगे। सही बात है। कैसे है? क्योंकि उन्होंने एक गैमेट प्रोड्यूस किया हैप्लॉइड और मेरी मदर ने भी एक गैमेट हैप्लॉइड प्रोड्यूस किया। दोनों का जब मिक्सअप हुआ, दोनों का जब जाइगोट बना, तो वहां पे क्या बन गया? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन गया। इतनी बातें क्लियर है? और ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर फिर क्या चालू हो जाएगी? फिर चालू हो जाएगी माइटोसिस, ठीक है, फिर क्या चालू हो जाएगी? माइटोसिस। अब यही 2n वाला सेल, यही एक जाइगोट सेल बहुत नंबर ऑफ टाइम डिवाइड होगा और एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? तो हम लोग इस लेसन में, मतलब इस लेक्चर में, सबसे पहले हम लोग माइटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले माइटोसिस क्या होती है, कैसे माइटोसिस में एक सेल डिवाइड करता है, ठीक है, कैसे माइटोसिस से एक सेल क्या करता है? डिवाइड करता है। और मियोसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोसिस के बारे में कि आखिरकार माइटोसिस होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि माइटोसिस को ही इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, तो ये भी लिख लेना। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर 2n क्रोमोसोम अगर जब डिवाइड होंगे तो 2n और 2n ही फॉर्म करेंगे। मतलब क्रोमोसोम का नंबर यहां पे कभी भी रिड्यूस नहीं होने वाला, क्रोमोसोम का नंबर यहां पे कभी भी रिड्यूस नहीं होने वाला, क्रोमोसोम के नंबर हमेशा इक्वली रहेंगे, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इतनी बातें क्लियर है? अब एक ध्यान दो, अब हम लोग इस माइटोसिस को और भी छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं। तो ध्यान दो, एक जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है, एक सेल डिवाइड होता है तो कौन कौन सी चीजें हम लोग डिवाइड करेंगे? देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ये एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर कौन कौन चीजें प्रेजेंट होती है? मोस्टली हम लोग बात करें तो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होते हैं, वो हम लोग पढ़ने नहीं वाले। हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं इस न्यूक्लियस के ऊपर और इस सेल के ऊपर। तो जब एक सेल को डिवाइड करना है, ठीक है, एक सेल को डिवाइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले न्यूक्लियस को भी डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं यहां से 2 सेल बनाऊं और एक सेल को न्यूक्लियस दे दूं, एक सेल बिना न्यूक्लियस का हो जाएगा। ऐसा नहीं ना, दोनों को मुझे इक्वली बांटना है, ठीक है, इक्वली बांटना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो सेल है इसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन चलेगी। तो ये एक सेल बनेगा यहां पे जिसमें न्यूक्लियस सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड होगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, एक सेल था, सब एक, उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे इस न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा। जब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा उसके बाद मैं इस सेल को क्या कर सकता हूं? डिवाइड कर सकता हूं। यहां पे देखो, उसके बाद यहां पे 2 सेल फॉर्म हो जाएंगे जिसके पास एक ये वाला न्यूक्लियस आ गया और एक ये वाला न्यूक्लियस आ गया। तो ऐसे करके सबसे पहले मुझे न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं क्या कर सकता हूं? इस साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर सकता हूं। सेल की ये वाली जो लेयर होती है, सेल के अंदर ये वाला जो स्पेस होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं ना, और साइटोप्लाज्म के ऊपर क्या रखा रहता है? न्यूक्लियस रखा रहता है। तो सबसे पहले मुझे न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए जो माइटोसिस है वो आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। माइटोसिस आगे चल के कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है? 2 पार्ट में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 स्टेप्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से स्टेप्स है? सबसे पहला जो स्टेप है उसे हम लोग बोलते हैं कार्योकाइनेसिस। व्हाट वी कॉल, सबसे पहला वाला जो स्टेप है इसे हम लोग कहते हैं कार्योकाइनेसिस। अब काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, काइनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है डिवीजन, और यहां पे कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम लोग किसका डिवीजन पढ़ने वाले हैं?
न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसका डिवीजन पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ने वाले। तो हम लोग सेल को सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और दूसरा स्टेप क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कार्योकाइनेसिस और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस। सेम, काइनेसिस का मतलब डिवीजन, ठीक है, और साइटो का मतलब क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है उसे साइटोकाइनेसिस कहेंगे और न्यूक्लियस का जो डिवीजन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कार्योकाइनेसिस। तो इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, जो माइटोसिस है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। कौन कौन से पार्ट? एक है कार्योकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। अब ये जो कार्योकाइनेसिस है ये आगे चल के आगे वापस चार पार्ट में डिवाइड होता है, छोटे छोटे पार्ट से। ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से चार पार्ट है? जो कार्योकाइनेसिस है वो आगे चल कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? चार पार्ट में। कौन कौन से? सबसे पहला है प्रोफेस। सबसे पहला कौन सा फेस है? प्रोफेस। नेक्स्ट फेस हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेस, उसके बाद एनाफेस और लास्ट फेस हम लोग पढ़ेंगे टेलोफेस। तो चार फेसेस में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चार पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है जो हम लोग को माइटोसिस के अंदर पढ़नी है। तो शुरू करें, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्योकाइनेसिस में सबसे पहला फेज जिसे हम लोग कहते हैं प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें होती हैं? अब देखो, जनरल सा जो सेल होता है, ठीक है, जनरल अगर मैं बात करूं एक सेल की, तो जब वो सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करता है, तो नॉर्मली उसके अंदर क्रोमोसोम दिखते नहीं है। क्रोमोसोम वैसे डिसअपियर्ड रहते हैं। ठीक है, लेकिन सेल डिवीजन के टाइम पर ही, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पर ही जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? अपीयर होना स्टार्ट होते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट को भी, जब साइंटिस्ट होते हैं ना, उनको भी जब क्रोमोसोम्स के ऊपर पढ़ना होता है तो वो सेल डिवीजन के टाइम पर ही पढ़ते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही अपीयर होते हैं। बाकी टाइम वो दिखते ही नहीं हम लोग को नॉर्मल आइज से। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफेज के बारे में। तो प्रोफेज में सबसे पहले कौन कौन सी चीजें होंगी? देखो, ये एक सेल है, नॉर्मल सा एक सर्कल मैंने बनाया है। इस सर्कल को सपोज कर लो कि इट इज अ सेल, और इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनो, होगा क्या? जितने सबसे पहले क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो ये है अपने क्रोमोसोम्स है, वो धीरे धीरे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे? वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो जो क्रोमोसोम्स है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसे दिखने लगते हैं? वो एक थिन थ्रेड की तरह दिखने लगते हैं, एक फाइबर की तरह दिखने लगते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे ऐसे फाइबर से दिखने लगते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, कुछ ऐसे फाइबर से हम लोग को क्रोमोसोम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर दूसरा स्टेप, दूसरी बात क्या बताती है हमारी बुक? हमारी बुक ये बताती है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है ना अभी आपको, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या होने लगेगी? धीरे धीरे डिसअपियर होने लगेगी। ठीक है, तो ये इसको भी मैं डिसअपियर कर देता हूं थोड़ा सा। धीरे धीरे ये इसका डिसअपियरेंस स्टार्ट हो जाता है। दिख रहा है? ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है अब वो क्या हो रही है? धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। ये सारी चीजें कब होती है? ये सारी चीजें होती है प्रोफेज के अंदर। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट। ठीक है, किसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है? क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। एंड दे अपीयर थ्रेड लाइक। ठीक है, किसकी तरह दिखने लग रहे हैं? थ्रेड लाइक दिखने, एक थ्रेड की तरह दिखने लग रहे हैं सारे क्रोमोसोम। दिख रहा है ऐसे धागे धागे, छोटे छोटे धागे धागे दिख रहे हैं। ठीक है, एंड विथ देयर सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये सिस्टर क्रोमैटिड क्या चीज है? ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए सिस्टर क्रोमैटिड क्या चीज है। देखो, नॉर्मली क्रोमोसोम कुछ ऐसा सा दिखता है, नॉर्मली क्रोमोसोम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जब सेल डिवीजन होता है तो इसके ऊपर यहां पे एक और क्रोमोसोम इसी सेम सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है। सेंट्रोमियर पता है ना? सेंट्रोमियर मतलब वो हिस्सा जो सेंट्रोसोम के बीच में प्रेजेंट है। तो एक ही सेंट्रोमियर पे कभी कभी दो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? एक जगह अटैच हो जाते हैं। अब ये जो दोनों क्रोमोसोम्स है, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। तो यहां पे कुछ डीएनए प्रेजेंट होंगे और यहां पे भी कुछ डीएनए प्रेजेंट होंगे। दोनों के अंदर सेम टू सेम डीएनए प्रेजेंट होता है। मतलब यहां पे जो डीएनए प्रेजेंट होगा वही डीएनए सेम टू सेम कहां प्रेजेंट होगा? उसके बाजू वाले क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट होगा। इसीलिए इन दोनों क्रोमोसोम को, ठीक है, इसीलिए इन दोनों क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड मतलब क्या? कि ऐसी दो बहनें जो सेम सेम दिखती हैं। ठीक है, ऐसी दो बहनें जो क्या दिखती है? सेम सेम दिखती है, जिसके अंदर डीएनए क्या है? सेम टू सेम प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड समझ में आ गया। मतलब क्या है? दो क्रोमोसोम एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड। सिंपल सी भाषा में यही है। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। ये एक पहला पॉइंट समझ गया हम लोग को कि कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है। किसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है? क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है, और उनके हम लोग को सिस्टर क्रोमैटिड भी अपीयर होना स्टार्ट हो गया है। किस फेस में? प्रोफेस के अंदर। ठीक है, ये चीजें स्टार्ट हो गई है यहाँ पे।
ठीक है, ये सारा प्रोसेस क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो स्टार्ट डिसअपियर, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना यहाँ पे बना के, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ताकि आप नोट भी कर सको, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी इन सेल के अंदर, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी वो भी क्या होने लग रही है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है इससे छोटा सा, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रियोल। अब ये सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो जाएगा, सेंट्रियोल भी क्या हो जाएगा, दो पार्ट में बन जाएगा, मतलब एक सेंट्रियोल यहां पे है और एक सेंट्रियोल यहां पे है, ठीक है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, मतलब एक सेंट्रियोल इस साइड जाएगा और एक सेंट्रियोल यहां पे जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है मैंने, ये क्या लिखा है मैंने, सेंट्रियोल डुप्लीकेट, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला, सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल था सबसे पहले, अब वो सेंट्रियोल भी क्या हो जाएगा, दो सेंट्रियोल में फॉर्म हो जाएगा, दे डुप्लीकेट एंड दे मूव इनटू द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा और एक इस डायरेक्शन मूव करने लगेगा, मतलब दोनों अलग अलग पोल में मूव करने लगेंगे। इतनी ही बातें होती है प्रोफेज के अंदर, इतनी चीजें होती है प्रोफेज के अंदर। इसके आगे दूसरा फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मेटाफेज। इतनी बातें क्लियर है। तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है, देखो जनरली प्रोफेज के अंदर जो जो चीजें स्टार्ट हुई थी, ठीक है, जो जो चीजें, जो जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो सारी चीजें कंप्लीट होती है किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। कौन कौन सी चीजें स्टार्ट हुई थी याद करो, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस स्टार्ट हुआ था, तो वो सारी चीजें आकर इस फेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसअपीयरिंग, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर होना क्या हो जाता है, उनका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रोमोसोम्स कंडेंस कंप्लीटली एंड बिकम विजिबल विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड। इतनी बातें क्लियर है, यही मैंने अभी आपको बताया ना सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम्स कंडेंस कंप्लीटली, जो क्रोमोसोम्स है वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और ये हम लोग को दिखाई देने लगते हैं, मतलब दे बिकेम विजिबल। ओके, इतनी बातें क्लियर है। तो अगर मैं वहां पे बनाना चाहूं तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगेगा, ऐसे से क्रोमोसोम्स हम लोग को दिखने लगेंगे विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड। तो दिख रहा है यहाँ पे साथ साथ में इसके सिस्टर क्रोमैटिड भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग को देखने के लिए नहीं मिल रही है। क्यों नहीं देखने मिल रही है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली डिसअपियर। कौन से फेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर। इतनी बातें क्लियर है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चीजें क्या होती हैं, ऑल द सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है, ऑल द सिस्टर क्रोमैटिड दे अरेंज इन द इक्वेटोरियल प्लेन। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, जितने भी सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है, जितने भी सिस्टर क्रोमैटिड है, मतलब जो क्रोमोसोम्स है, डबल डबल क्रोमोसोम है ना, उसे सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टर क्रोमैटिड एक इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, एक यहाँ पे क्रोमोसोम फॉर एग्जांपल बना दूं मैं, तो ये एक इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो गए हैं, दिख रहा है, एक छोटे से प्लेन पे अरेंज हो गए। इस प्लेन को मेटामेरिक प्लेट कहते हैं। तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, बट जो बच्चा आगे चल के बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, जो साइंस लेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि इस प्लेट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिक प्लेट। यहां पे लिख दूं मैं, मेटामेरिक प्लेट। इतनी चीजें, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे जो स्पिंड ये थे, सेंट्रियोल थे, ठीक है, सेंट्रियोल थे। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, मैंने आपको क्या बताया था प्रोफेस के अंदर, कि जो सेंट्रियोल्स थे ये डुप्लीकेट हो चुके हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिए। तो ये लोग इस फेस में मूव करना स्टार्ट कर रहे थे और इनका कंप्लीशन कौन से फेस में हो जाता है, मेटाफेज के अंदर। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल्स है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, अपोजिट पोल में चले जाएंगे। तो एक सेंट्रियोल यहाँ पे आ गया और एक सेंट्रियोल यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये कुछ प्रोटीन सा एक फाइबर रिलीज करते हैं अपने बॉडी से, मतलब इनके सरफेस से क्या होता है, एक प्रोटीन का फाइबर रिलीज होने लगता है, जिस फाइबर को हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं उसे हम लोग, स्पिंडल फाइबर। तो अगर आप लोग ध्यान दो तो यहां से कौन सा कलर से बना है, चलो इससे बनाते हैं। यहां से क्या होने लग रहा है, सेम ही कलर है, ओके। तो यहां से कुछ स्पिंडल फाइबर यहां से रिलीज होने लगते हैं। समझ में आ रही बात, यहां से क्या होने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर रिलीज होने लगते हैं। कौन रिलीज कर रहा है इसको, ये सेंट्रियोल रिलीज कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये वाला सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर रिलीज करने लग रहा है और ये भी क्या करने लग रहा है, स्पिंडल फाइबर को रिलीज कर रहा है, और वो स्पिंडल फाइबर जाके कनेक्ट हो जाते हैं इसके सेंट्रोमियर से। एक्चुअली सेंट्रोमियर से कनेक्ट नहीं होते, यहाँ पे एक और केमिकल फॉर्म होता है जिसे हम लोग काइनेटोकोर बोलते हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये कनेक्ट हो जाएंगे इन सिस्टर क्रोमैटिड से। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। इतनी ही चीजें होती हैं सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज के अंदर। समझ में आया कौन कौन सी चीजें, वापस देख लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
क्या बोला मैंने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कंप्लीट डिसअपियर, जो जो चीजें प्रोफेज में स्टार्ट हुई थी वो सारी चीजें अब कंप्लीट होने वाली है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है कंप्लीटली, फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंप्लीटली कंडेंस हो जाते हैं और कंप्लीटली विजिबल हो जाते हैं, हम लोग को दिखने लगते हैं, ठीक है, they become visible. Okay, now all the sister chromatid arrange in the equatorial plane, सारे के सारे sister chromatid एक plane पे arrange हो जाते हैं. Also the spindle fiber are release from centriole, ठीक है, centriole से क्या रिलीज होने लगता है, स्पिंडल फाइबर रिलीज होने लगता है, यहां पे दिखाया ना मैंने, इट इज द स्पिंडल फाइबर, ये वाली आ गया ये, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है. आओ नेक्स्ट फेज में चलते हैं. नेक्स्ट फेज का नाम है एनाफेज. एनाफेज में कौन कौन चीजें हो रही है देखो. अब एनाफेज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. एनाफेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज इन द होल कार्योकाइनेसिस. पूरे कार्योकाइनेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट फेज की अगर मैं बात करूं तो वो है एनाफेज, क्योंकि एनाफेज के अंदर होता क्या है, जो स्पिंडल फाइबर से, ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर से अपना सिस्टर क्रोमैटिड ज्वाइन हुआ था ना, अब वो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, उन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को बीच से फाड़ देगा, ठीक है, बीच से क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे दोनों. तो देखो कैसा दिखेगा, यहां पे एक सेंट्रो, यहां पे दो सेंट्रियोल है, ठीक है, अपोजिट साइड में, और बीच में क्या प्रेजेंट थे, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे अपने सिस्टर क्रोमैटिड के साथ. तो यहां पे मैं बना लूं कुछ ऐसे से, अभी मैं यहां पे सिर्फ दो ही बना रहा हूं, बट यू कैन इमेजिन, ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सारे के सारे जितने भी 46 के 46 क्रोमोसोम है ये एक ही प्लेन पे अरेंज है, लेकिन मैं यहाँ पे सारे के सारे 46 नहीं बना सकता ना, तो मैं सिर्फ आपको दो ही बना के समझा रहा हूं, ठीक है. तो यहाँ पे क्या निकला था, एक स्पिंडल फाइबर निकला था, और ये स्पिंडल फाइबर जाके किससे कनेक्ट हो गया था, इस यहां से कनेक्ट हो गया था, ठीक है ना, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर किससे कनेक्ट हो गया, इसके सेंट्रोमियर से कनेक्ट हो गया, ठीक है. अब ये करेगा क्या, टेलोफेज एनाफेज में होगा क्या, एनाफेज में ये जो दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं आप लोगों को सेंटर बीच बीच से, ये दोनों बीच बीच में से क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, बीच में से स्प्लिट हो जाएंगे, फट जाएंगे, और एक पार्ट इधर चला जाएगा, दूसरा पार्ट इधर चला जाएगा. मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा. तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ध्यान से देखो, एक पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये एक अपना सिस्टर क्रोमैटिड था, दो सिस्टर क्रोमैटिड जुड़े हुए थे, यहां पे ऐसे करके जुड़े हुए थे, ठीक है. तो ये वाला पार्ट अलग फटा, ये वाला पार्ट अलग फटा, तो इसको खींचने लग रहा है, स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है, इसको खींचने लग रहा है. तो जो बीच वाला पार्ट है यहां पे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होता है ना, यहां ध्यान से देखो, यहां पे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होता है इसके काइनेटोकोर में, तो जिस पार्ट को ये खींच रहा है वो वाला पार्ट इससे आगे है, और बाकी की ये जो इसकी आर्म्स है ये ऐसे से पीछे पीछे जा रही है. तो दिस इज, ये देखो यहां से ये फट गया, और ये क्या कर रहा है, इसको अपना सेंट्रियोल इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है. वैसे सेम यहां से भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अगर बात करूं नीचे वालों की, तो यहां पे भी दो अलग अलग क्रोमोसोम है, सॉरी उल्टा बन गया, और ये इनसे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला स्पिंडल फाइबर इससे कनेक्ट हो गया, और ये क्या किया, इसको स्प्लिट करके अपनी अपनी तरफ पुल करने लगे. तो यही एक मेन चीजें होती है किसके अंदर, एनाफेज के अंदर. ये पुल करने के बाद, ठीक है, ये जब पुल होती है ना, तो ये एक बंच ऑफ बनाना की तरह दिखती है, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है, जैसे बनाना का बंच होता है ना, एक सिंपल सा एक ऐसे बंच सा होता है, और यहाँ से बहुत सारे बनाना कनेक्टेड होते हैं. तो इट इज, ये कुछ ऐसा दिखता है, आपकी बुक में लिखा है, पता नहीं कौन से साइंटिस्ट को ऐसा देखने में लगा होगा, बट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ लेंगे. इतनी बात समझ में. जब ये ऊपर ऊपर चले जाता है, अपने अपने साथ चले जाता है, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम आ जाएंगे. इतनी बातें क्लियर है. तो देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है मैंने, सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट एंड टू डिफरेंट डॉटर क्रोमोसोम्स आर फॉर्म, ठीक है. ये जो सिस्टर क्रोमैटिड थे ये वाले, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड, ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, और दो छोटे छोटे डॉटर क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं. डॉटर मतलब क्या कि अभी अभी फॉर्म हुए, बच्चे फॉर्म हुए, तो दीज आर द टू डॉटर क्रोमोसोम्स. ओके, नेक्स्ट क्या है, दीज सेंट्रोसोम्स रीच अपोजिट पोल, ठीक है. ये जो सेंट्रोसोम्स है, ये जो क्रोमोसोम से ये क्या हो जाते हैं, सॉरी जो क्रोमोसोम से वो दोनों अपोजिट पोल पे रीच हो जाते हैं. मतलब कुछ क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम यहाँ चले जाते हैं, आधे क्रोमोसोम यहाँ चले जाते हैं. आधे इन द सेंस मतलब क्या कि जो फटे हुए ना बीच में, तो ये वाला ऊपर चला गया, ये वाला नीचे चला गया. तो जो आधे आधे फटे थे, ऊपर वाला जो पार्ट था वो ऊपर वाले साइड में चला गया, ऊपर वाले पोल में चला गया, और जो नीचे वाला बचा वो नीचे वाले पोल में चला गया. तो कुछ इस टाइप से दिखते हैं हम लोग. यहाँ बना देता हूं मैं, कुछ इस टाइप का दिखने लगते हैं. यहां पे
क्रोमोसोम, यहाँ पे क्रोमोसोम और यहाँ पे एक सेंट्रियोल। दिख रहा है? दीज क्रोमोसोम्स रीच अपोजिट पोल। इतनी ही चीजें होती है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? एनाफेज के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा फेस है, इट इज द लास्ट फेस जो हमारे कार्योकाइनेसिस का है, वो है टीलोफेज। अब टीलोफेज क्या होता है? टीलोफेज इज जनरली अपोजिट टू प्रोफेज। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो टीलोफेज इज अपोजिट टू प्रोफेज। जो जो चीजें प्रोफेज के अंदर हुई थी ना, बस उसकी उल्टी चीजें इसके अंदर चलने लगती। कौन कौन चीजें हुई थी प्रोफेज के अंदर? याद करो कि जो अपना क्रोमोसोम था वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया था, तो इसके अंदर क्रोमोसोम का डीकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसअपियर हो रही थी, अब यहां पे क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगी, वापस अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो क्या क्या लिखा है मैंने, दीज क्रोमोसोम्स स्टार्ट टू डीकंडेंस। ठीक है, ये जो जितने भी क्रोमोसोम अभी तक बने थे ना, वो सारे क्या होने लगेंगे? डीकंडेंस होने लगेंगे एंड दे बिकम इनविजिबल। वापस क्या हो जाएंगे? ये दोनों जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो जाएंगे? इनविजिबल हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो बिकम विजिबल। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? विजिबल हो जाएगी एंड देयर विल बी टू डिफरेंट न्यूक्लियस वेयर फॉर्म। मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी, यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो कुछ क्रोमोसोम्स थे वो यहाँ पे फॉर्म हो गए और कुछ क्रोमोसोम्स कहाँ पे फॉर्म हो गए? नीचे साइड फॉर्म हो गए। इतनी बातें क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारा टीलोफेज। टीलोफेज इज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू प्रोफेज, पूरा का पूरा अपोजिट। और यहाँ पे कितने सेल, कितने न्यूक्लियस फॉर्म हो गए? 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। यही तो अपना मोटिव था कार्योकाइनेसिस करने का। कार्योकाइनेसिस का मतलब क्या था कि हम लोग को सबसे पहले किसका डिवीजन करना है? न्यूक्लियस का डिवीजन करना है। हो गए 2 अलग अलग न्यूक्लियस। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी चलेगी? बताओ। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग की चलेगी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस में क्या होने वाला है कि जो साइटोप्लाज्म था, आप देखो एक साइटोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े, अभी मैंने दिखाया ना आप लोग को, एक सिंगल से साइटोप्लाज्म के अंदर 2 न्यूक्लियस पड़े हुए हैं। अब ये दो न्यूक्लियस है ये स्प्लिट हो जाएंगे। जो साइटोप्लाज्म है ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा? देखो यहां पे दिखाता हूं मैं। इट इज अ सेल। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 2 न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो यहां पे एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, यहां पे एक न्यूक्लियस पड़ा होगा। ठीक है, अब यहां पे एक नॉच बनना शुरू होगी। मतलब ये जो न्यूक्लियस है ना, ये जो साइटोप्लाज्म है, फॉर एग्जांपल दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म यहां पे साइड साइड क्या होने फॉर्म होने लगी? नॉच फॉर्म होने लगी और ये इसे धीरे धीरे सप्रेस होने लगेगा। धीरे धीरे क्या होने लगेगा? सप्रेस होने लगेगा और सप्रेस होते होते ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। तो कुछ ऐसा सा फॉर्म होगा। पहले ये नॉर्मल सा सेल है, फिर आगे चले क्या फॉर्म होगा? दिख रहा है? यहां पे ये अंदर अंदर जाने लगेगा, इसका साइटोप्लाज्म में क्या होने लगेगा? अंदर अंदर जाने लगेगा और इनडायरेक्टली बाद में ये 2 अलग अलग सेल फॉर्म हो जाएगा। तो साइटोप्लाज्म ज्यादा हार्ड नहीं है, साइटोप्लाज्म बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो साइटोकाइनेसिस के अंदर वो बहुत ही आराम से मूव कर लेता है। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ हिंज फॉर्म हो रही है और ये साइटोप्लाज्म क्या हो जा रहा है? अलग हो जा रहा है। यहां से हमारे 2 न्यू डॉटर सेल फॉर्म हो जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। आपको समझ में आ गया माइटोसिस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस थोड़ी चीजें आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जाके उसको भी देख लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पूरे लेसन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।